92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी शायद तुमने ठीक किया, बिना किसी एड ब्रेक के। नहीं, तुम मेरी कहानी की हीरोइन नहीं हो सकती। हीरोइन तो आखिर में हीरो के साथ होती है, लेकिन तुम तो न जाने दुनिया के किस कोने में हो, इस बात से बेखबर कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते के ऊपर एक कहानी लिखी जा रही है। सफर की शुरुआत तो हम दोनों ने साथ ही की थी, लेकिन तुम बहुत दूर निकल गई। तुम्हारे पहाड़ी कदमों को बहुत तेज चलने की आदत जो थी, देखो तुम आगे निकल गई और तुम्हारे पीछे मैं इसी शहर में रह गया, वहां जहां हम दोनों ने जिंदगी के साथ चलना सीखा था। मैं अब भी कभी कभी अतीत के धीमे रास्तों पर टहलने निकल जाता हूं। बात 2002 की है, जब हम अपने शहर से दिल्ली आ गए थे। ये दिल्ली तब ऐसी भागम दौड़ वाली दिल्ली नहीं लगती थी। तब तो लगता था जैसे ये शहर अनगिनत मौकों का शहर है, यहां रह के हम पता नहीं क्या हासिल कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी हमसे रूबरू होती गई और हम छोटे मोटे एडजस्टमेंट से बड़े बड़े समझौते करते चले गए। सबा, मुझे याद है वो दिन जब तुमने पहली बार कॉलेज में अपना नाम बताया था। तब से लेके आज तक वो नाम और उसका मतलब नहीं भूला हूं। सबा माने हवा, जो कहीं ठहरती नहीं है। अपने शहर नैनीताल से उड़कर तुम दिल्ली तक आई और अब न जाने कहां होंगी। अपने पिताजी से लड़कर हम भी दिल्ली आ गए थे, लेकिन वो जानते थे कि हमारा लापरवाह रवैया हमको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। वो हमारे कैजुअल बिहेवियर को कैजुअलिटी कहते थे। बेटे, ये कैजुअलिटी तुमको बहुत परेशान करेगी। उनकी अंग्रेजी तो अच्छी नहीं थी, लेकिन फलसफे पे बहुत जबरदस्त पकड़ थी। कहते थे, लुढ़कते हुए पत्थर पे कभी काई नहीं जमती। दिल्ली जैसी पढ़ाई हमारे शहर में भी हो सकती है, पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं। बेटे, तुम ये तो तय करो तुमको करना क्या है। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी एक को साध लो तो सब सध जाते हैं। हमारी जिंदगी की वो एक साधना तुम थी। तुम्हें साधने में हमने जिंदगी के कई साल खर्च कर दिए। माँ का सत्तू गुड़ चावल तो हम अपने बैग में कहीं ना कहीं फिट कर लेते थे, लेकिन पिताजी की सलाह के लिए हमने अपने झोले में कहीं जगह नहीं बनाई। पिताजी के बाद अगर किसी की बात को गौर से सुन के निगलेक्ट किया तो वो थी तुम। ऐसा लगता था जैसे हमारी जिंदगी में तुमने पिताजी की जगह ले ली थी। हमसे बहुत प्यार करती थी, हमारा भला चाहती थी और हमको सुधारने के लिए कड़वी बातें कहने से भी गुरेज नहीं करती थी। लेकिन आखिरकार पिताजी की तरह तुम भी हमको छोड़ के चली गई। बहरहाल बेरोजगारी के लंबे दौर के बाद हमको कस्टम विभाग में नौकरी मिल ही गई। आजकल एयरपोर्ट में तैनात हैं। सच कहें, कस्टम विभाग की नौकरी करते करते जिंदगी को बहुत कस्टमाइज कर दिया है हमने। घर लेना था, घर ले लिया, उसमें छोटा सा बार भी बना दिया है। इस तरह हमारा घर बार पूरा हो गया है। शादी नहीं करनी थी, नहीं की। बेडरूम की दीवार पे ऊंचे बैठे माँ के भगवान जी घर में हमारे साथ रहते हैं। जानती हो, परसों गरिमा और सुमित मिले थे। अरे, हमारे क्लासमेट गरिमा और सुमित हमसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। उनको लगा जैसे हम दोनों ने शादी कर ली होगी। हमने जब बताया कि तुम हमारी दुनिया से लापता हो चुकी हो, तो आखिर में उन्होंने भी वही सवाल किया जो कॉलेज का हर मिलने वाला पूछ लेता है, सबा तुमको छोड़ के क्यों चली गई? हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं था। एक अजीब सी एम्बैरेसमेंट होती है हमें। 6 साल साथ गुजारने के बाद हमारे पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि तुम हमको छोड़ के क्यों चली गई। हमने तय कर लिया है कि हम इस बात का पता लगा के रहेंगे कि आखिर तुम हमें छोड़ के क्यों चली गई। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि रजनीश अपनी प्रेमिका सबा की यादों में जी रहा है, जो उसको छोड़ के जा चुकी है। इस दौरान उसकी मुलाकात अपने क्लासमेट से होती है और वो लोग भी सबा के चले जाने का कारण उससे पूछते हैं। इस सवाल का कई बार सामना कर चुका रजनीश जवाब ढूंढने की ठान लेता है। अब आगे।
उस शाम हमको गरिमा और सुमित ने अपने घर खाने पे बुलाया था। दरअसल बुलाया नहीं था, हमने खुद को इनविटेशन दे दिया था। बाद में हमने महसूस किया कि सुमित थोड़ा सा रिलक्टेंट दिख रहा था, लेकिन समझदारी वाली बातें तो हमको देर से ही महसूस होती हैं। बह जाते हैं हम भी जज्बात की राह में। वो मदनगीर में कहीं किराए पे रहते थे। हम उनके घर पहुंचे तब समझ में आया कि जितना हैप्पीली मैरिड वो दिखते हैं उतने हैं नहीं। सुमित मामूली सी तनख्वाह में किसी कंपनी में सुपरवाइजर है। घर का खर्च गरिमा के कंधों पर ही है। मामूली सा घर, मामूली सी जिंदगी। इतनी मामूली तो नहीं थी हमारी गरिमा। अपनी इस मामूलियत को वो कभी हंसी में छुपाती, कभी अपनी चुप्पी से। हम तो इसलिए गए थे कि तुम्हारे बारे में भी थोड़ी बात होगी, पुराने दिन याद आएंगे, कहीं ना कहीं से पता चलेगा कि तुम आखिर मेरे बारे में सोचती क्या थी। क्योंकि तुम वो तो नहीं सोचती थी जो हमको लगता था कि तुम सोचती हो। अगर वो सोचती तो हमको छोड़ के नहीं जाती। गरिमा ने बताया कि तुम हमको लेके बहुत परेशान रहती थी, अक्सर हमारे बारे में बात किया करती थी। हमारी नौकरी की चिंता हमसे ज्यादा तुमको थी। कैसे कैसे फॉर्म लाती थी तुम हमारे लिए। जानवरों की देखभाल करने वाला ऑफिसर, फायर ब्रिगेड ऑफिसर। अरे हमने कभी जानवरों को छुआ तक नहीं था और आग से तो हमको बहुत डर लगता था। तो हम सारी जिंदगी वो काम कैसे कर लेते। कैसे मजाक उड़ाते थे हम तुम्हारी। तुम्हारा नाम सबा नहीं सभा होना चाहिए। जहां भी बैठती हो सभा जम जाती है। गरिमा ने बताया कि हमारा यह मजाक तुमको कतई पसंद नहीं था। शाम को उसके घर से लौटते वक्त बरसात हो गई और हमें न चाहते हुए भी उसी शॉर्टकट से वापस आना पड़ा जहां रास्ते में तुम्हारा किराए वाला घर पड़ता था। 137 नंबर मकान याद है हमको अभी भी। उसी की तीसरी फ्लोर पे था तुम्हारा टेढ़ा कमरा। वो टेढ़ा कमरा जिसमें तुम जमीन पे बिस्तर लगाया करती थी और उसके किनारे कभी टेढ़ी दीवार से नहीं मिल पाते थे। वो लोहे का दरवाजा किसी किले के दरवाजे से कम नहीं था। तुम्हें याद है जब तुम ग्रीन पार्क वाले ऑफिस में काम करती थी तो हौस खास के फ्लाईओवर से पहले रोड पे एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें कई बार मेरी बाइक उछली थी और तुम्हारी कमर पे बल पड़ गए थे। और वो प्रिया सिनेमा जिसमें फ्रंट स्टॉल की टिकट के लिए हम लंबी लाइन में लग जाया करते थे। प्रिया, वो सस्ती टिकट वाली लाइन तो बंद हो गई है, लेकिन उस सड़क पे एक गड्ढा आज भी है। पता नहीं इन बातों को याद रखना भी चाहिए या नहीं, लेकिन हमें तो रहती हैं क्योंकि ये सारी यादें तुमसे जुड़ी हुई हैं। इस शहर में तुम्हारी यादों का एक नक्शा है जो हरदम हमारे जहन में बसा रहता है। इसीलिए तो तुम्हारे छोड़ देने पे भी हम शहर को नहीं छोड़ पाए। जाते वक्त एक अजीब सी बात कही गरिमा ने। न जाने किस बात का जवाब देते हुए वो बोली, प्यार इंसान बगैर सोचे समझे कर लेता है, लेकिन शादी उसको सोच समझ के करनी चाहिए। कुछ गलत फैसलों की सजा सारी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। क्या सुमित से शादी करके वो किसी तरह का गिल्ट महसूस कर रही है? कहीं तुम्हारे हमसे बिछड़ने के पीछे ऐसी कोई वजह तो नहीं थी? आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि अपनी प्रेमिका सबा के अपनी जिंदगी से चले जाने का कारण ढूंढ रहा रजनीश अपने क्लासमेट गरिमा और सुमित से मिलता है। वो दोनों शादीशुदा जिंदगी तंगी में गुजार रहे हैं, जिसके कारण गरिमा अपने प्रेम विवाह से खुश नहीं है। रजनीश को लगता है कि कहीं उसकी बेरोजगारी तो सबा के जाने की वजह नहीं थी। अब आगे। हमें आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब बारिशों के बाद हम घर से वापस लौटे थे। तुमको कैंपस में ढूंढ रहे थे। हमें लगा कि तुम भी हमारी तरह डॉक्टरेट की दौड़ में होगी, लेकिन कुछ ही देर में ये बात उजागर हुई कि तुम्हारी विलायत वाली स्कॉलरशिप मंजूर हो गई है और तुम 2 दिन पहले ही हमको छोड़ के जा चुकी हो। तुम्हारा पता, ठिकाना, फोन नंबर कहीं से कुछ हासिल नहीं हुआ। हम तुम्हारे पीछे नैनीताल भी गए, लेकिन तुम्हारे पिताजी रिटायर होकर न जाने कहाँ बस चुके थे। हमें गुस्सा भी आया और खींच भी हुई, मगर हम रोए नहीं, क्योंकि जब कोई चुप कराने वाला नहीं होता तो आंसू भी आंख से नहीं निकलते। हमारी नौकरी लगते ही माँ चलती फिरती मैरिज ब्यूरो हो गई। उनकी लाख कोशिशों के बाद भी जब हम नहीं माने तो वो भी थक हार के चुप बैठ गईं। लेकिन उम्मीद उन्होंने अब तक नहीं छोड़ी है। हमेशा हमारे मूड का तापमान लेती रहती हैं, सोचती हैं न जाने कब हाँ कह दे। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा दिल न हुआ, किराए का घर हो गया। तुम बगैर बताए छोड़ के चली गई तो किसी और को रहने के लिए दे दें। माँ ये बात मानने को तैयार ही नहीं होती कि कुछ लोग शादी सिर्फ परिवार चलाने के लिए नहीं करते। वैसे जब सारे दोस्तों की शादी हो जाती है ना, तो वीकेंड में साथ बैठने वाला भी
कोई नहीं मिलता। तब हमें लगता है कि क्या सोच के आए थे हम इस शहर में, कुछ बन पाएंगे, कुछ पा लेंगे। लेकिन बनने को कहें तो हम बहुत बड़े बेवकूफ़ बन गए, और पाने को कहें तो खालिस तन्हाई पाई है हमने। इस बड़े से एयरपोर्ट पे तो कभी कभी तन्हाई और भी ज़्यादा महसूस होती है। हमारा काम है घबराए हुए लोगों को पहचानना और उनकी तलाशी लेना। यहाँ कुछ नहीं बदलता, लोग आते हैं जाते हैं, और आते जाते लोगों की आंखों में झांकते हुए हम यहीं रह जाते हैं। जानती हो, उनकी आंखों में डर, गुस्सा, परेशानी और न जाने क्या क्या होता है। एक अदद मंजिल की तलाश में इंसान भाग रहा है, बगैर ये जाने कि उसकी मंजिल आखिर है कहाँ। उफ, ये संतरी जब भी हमारे पास आता है ना, हमें बड़ी कोफ्त होती है। लगता है जैसे कोई पैसेंजर पकड़ा गया है। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। कौन है? संतरी अपने सुस्त अंदाज में ही बोलता है। सर, कोई फैमिली है, सोना ला रहे थे, परमिशन से थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी है, आप देख लो। उफ, फिर से आधे घंटे की जिरह। शादी का सीज़न है, लोग सस्ते सोने के चक्कर में ज़रूरत से ज़्यादा खरीद लेते हैं। गर्मियों की सुस्त दोपहर है, हमारे कदमों में कोई ख़ास एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन रूम में पहुंचते ही एक पल को लगता है जैसे वक्त घूम के हमारे सामने आ गया है। लंदन से आने वाली फ्लाइट में तुम ऐसे हमारे सामने आ जाओगी, हमको यकीन नहीं था। तुम्हारे साथ एक कम बालों वाला आदमी है जो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। एक मिनट, ये तो मंजुल ओबरॉय है। तुमने मंजुल ओबरॉय से शादी कर ली? हमें देख के तुम्हें भी खुशी वाला सरप्राइज तो नहीं हुआ है? हाँ, तुम्हारा मंजुल ओबरॉय शायद खुश है क्योंकि उसका सोना वापस मिलने की गुंजाइश बढ़ जो गई है। हम कमरे में आ चुके हैं और संतरी के सामने झूठ मूठ तलाशी लेने की एक्टिंग कर रहे हैं। तलाश हमको तुम्हारे सोने की नहीं है, अपने सवाल के जवाब की है। संतरी जा चुका है और हम मंजुल के चेहरे पे तसल्ली देख सकते हैं। तुम अलबत्ता एक अजीब सी खामोशी में गुम हो। हमारे पास करने को कोई बात नहीं है, हम सिर्फ इतना ही कह पाते हैं, सोना लिमिट से थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, वो कोई और ऑफिसर ड्यूटी पे नहीं है, तुम ये सामान लेके चले जाओ। मंजुल आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम रुक गई हो। आंखों की भाषा अब भी पढ़ सकती हो तो सुनो, कोई सफाई मत देना। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, अभी तक की कहानी में आपने सुना कि अपनी प्रेमिका के जिंदगी से चले जाने का कारण ढूंढ रहे रजनीश को उसकी प्रेमिका एक दिन अचानक एयरपोर्ट पे मिल जाती है, जहां वो खुद कस्टम डिपार्टमेंट में काम करता है। अपनी शादीशुदा प्रेमिका को देख के उसके मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन एयरपोर्ट की गहमा गहमी में वो उससे कुछ नहीं पूछ पाता। अब आगे। घटनाएं अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती। हर घटना अपने से आगे आने वाली घटना का कारण बनती है और पीछे घटी हुई घटना का परिणाम। उस दिन गरिमा का मिलना, शाम को देर हो जाना, फिर बारिश होना और आखिर में तुम्हारे टेढ़े कमरे से गुजरना, सब हमको किसी एक बड़ी घटना की तरफ खींच रहे थे। और देखो, जब आज तुम एयरपोर्ट पे मिली तो तब जब हम ड्यूटी पे तैनात थे। अब इसको इत्तेफाक कहें या ऊपर वाले की मर्जी, तुम्हें देख के सुकून और बेचैनी दोनों एक साथ महसूस हो रही है। मंजुल ओबरॉय जा चुका है, तुम सामने खड़ी हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम कुछ कहो। दरअसल हम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। हमारे दिलो दिमाग में बहुत तेज हलचल हो रही है। गुजरा हुआ सारा वक्त जैसे किसी फिल्म की तरह हमारी आंखों में फ्लैश हो रहा है। वैसे टेक्निकली न तुम्हारा सफाई देना बनता है, न हमारा नाराज होना। हमने कोई कमिटमेंट तो किया नहीं था। कॉलेज के उन 5 सालों में तुम इतने करीब थी कि प्यार को जबानी सर्टिफिकेट देने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। लो, तलाशी रूम में लोगों को देख के हमारे बॉस भी आ गए। कुमार, एनीथिंग सस्पिशियस? हमें मजबूर होकर मामला सुलझाना ही पड़ा। नहीं सर, सब कुछ ठीक है, हमने चेक कर लिया है, आप जा सकती हैं मैम। तुम अपना बैग उठा के मंजुल ओबरॉय के साथ चली गई और हम तुमको देखते रह गए। वैसे जिस तरह मंजुल ओबरॉय का जिक्र छेड़ा गया है, उससे शख्स कुछ नेगेटिव मालूम होता है। ऐसा कतई नहीं है दोस्तों। मंजुल ओबरॉय को बुरा या नालायक साबित करने वाले शब्द हमारी सालों पुरानी जलन का नतीजा है। दरअसल मंजुल ओबरॉय एक तो बहुत खाते पीते घर से था और दूसरा पढ़ने में भी तेज था, और अब तो वो सबा का हस्बैंड भी है। इतना सारा गुड लक किसी के साथ हो तो उससे खुद ब खुद जलन हो जाती है। कॉलेज के दिनों में बहुत शांत किस्म का लड़का था ये।
पूरे 5 सालों में इसने हमसे एक बार भी ऊंची आवाज में बात नहीं की। कुल मिला के ये मंजुल ओबरॉय हमारी कहानी का विलेन नहीं है। हमारी कहानी तो तुमसे है। आज इतने सालों बाद तुमसे मुलाकात हुई और हम कुछ कह भी नहीं पाए। पूरे दिन इसी सदमे में रहे। वैसे सदमे की असली वजह मंजुल ओबरॉय था। हमें लगा हमेशा की तरह इसने हमें यहां भी पछाड़ दिया। देर शाम घर लौटे हैं तो घर की दीवारें अचानक पीली और उदास दिखाई दे रही हैं। बालकनी में पड़े अखबार के बंडलों से लग रहा है जैसे घर में कोई रहता ही नहीं। वैसे इस घर में हम रहते कहाँ हैं? इस घर में तो एक मजबूर और बेचैन आदमी रहता है। हम तो खुद ही कई साल से खुद से नहीं मिले हैं। वो कॉलेज वाला रजनीश तो डीटीसी की किसी बस में आज भी घर का रास्ता ढूंढ रहा है। अधूरेपन की भी अपनी खूबसूरती होती है। तकलीफ जब एक हद से आगे बढ़ जाती है तो इंसान उस दर्द को भी अपना लेता है। ये अधूरापन, ये तकलीफ हमको आज तक तुमसे जोड़े हुए है। जानती हो, हमारे घर की घंटी हफ्तों तक कोई नहीं बजाता, और तो और हम कई बार अपने फोन की रिंगटोन तक भूल जाते हैं। ये गाने की आवाज शायद हमारे फोन से आ रही है। हेलो, कौन? मंजुल? तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? कब? कल? लेकिन मैं तो ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। पिछले 2 दिन में ये तीसरी अस्वाभाविक घटना है जो मेरे साथ हुई है। सबा का मिलना, मंजुल का उसके साथ होना और अब मंजुल का मुझको अपने घर पे डिनर पे बुलाना, ये सारे वाकये गैर मामूली हैं। रिश्तों के गणित में शायद अब भी कुछ हिसाब किताब बाकी है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, अभी तक आपने कहानी में सुना कि अपनी प्रेमिका के एक दिन अचानक उसकी जिंदगी से चले जाने की वजहों को तलाशता रजनीश एक दिन अचानक एयरपोर्ट पे उससे मिल जाता है। वहां वो कस्टम चेकिंग में फंसी हुई है और कस्टम ऑफिसर रजनीश उसको जाने देता है। रजनीश को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका ने उसके ही दोस्त से शादी कर ली है। रजनीश का एहसान मानते हुए उसका दोस्त मंजुल उसको खाने पे घर बुलाता है। अब आगे। आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेते हुए महसूस हुआ कि एक वक्त के बाद रिश्तों में थोड़ी फॉर्मेलिटी जरूर हो जाती है। कॉलेज वाली बात होती तो तुम्हारे लिए सफेद लिली के फूल ले जाते, लेकिन रिश्तों में अब इतने अपनेपन का स्कोप नहीं रह गया था। और अब हम सिर्फ तुमसे मिलने थोड़े जा रहे हैं, अब तो हम ओबरॉय फैमिली से मिलने जा रहे हैं। ऐसे में जब कुछ न सूझे तो कुछ भी ले लेना चाहिए। बैंगनी रैपर से सजे गिफ्ट के साथ हम मंजुल ओबरॉय के घर के बाहर खड़े हैं। कभी इसी मंजुल ओबरॉय के यहाँ शॉर्ट्स और बनियान में क्रिकेट मैच देखने आया करते थे। न डोरबेल का साउंड बदला है, न उसके ऊपर बना स्माइली। बस हम बदल गए हैं। वक्त और समाज इंसान को जबरन जीने की तमीज सिखा देता है। आंखों में अब भी वो पहले सी चमक और इंतजार तो नहीं है, लेकिन सच कहूं मिड-30s में भी तुम्हारा चार्म बरकरार है। मैं अंदर आ चुका हूं और थोड़ी देर में वार्म अप स्वरूप ढेर सारी इधर उधर की बातें हो चुकी हैं। इनमें मौसम, क्रिकेट, राजनीति और कॉलेज की बातें हो रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज न तो अपने ओपिनियन को लेकर झगड़ा हो रहा है और आज न ही हम एक दूसरे की बात काट रहे हैं। तुम तो अब भी चुप हो, शायद हमेशा की तरह सही मौके का इंतजार कर रही हो। कितना बेतुका मगर कितना मजेदार है ये सब। हम तीनों अपनी अपनी असहजता को अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी खुद को कंफर्टेबल दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैं एयरपोर्ट पे दिखाई नहीं देता तो शायद मंजुल मुझको अपने घर नहीं बुलाता, लेकिन किस्मत सबको अपने दिल का बोझ हल्का करने का मौका देती है। तभी मंजुल बोल पड़ता है, आई एम सॉरी यार, आइस क्यूब्स खत्म हो गए, मैं जाके ले आता हूँ। हम उसको रोकते हैं, अरे फोन करके ऑर्डर कर लो, खुद जाने की क्या जरूरत है। हालांकि अंदर ही अंदर हम भी चाहते हैं कि हमको और सबा को थोड़ी देर का अकेलापन मिल जाए। मंजुल जा चुका है और अपने पीछे एक नाराज खामोशी छोड़ गया है। हम चाहते थे कि सबा कुछ बात करे, लेकिन वो अब भी चुप है। शायद हमेशा की तरह हम ही को शुरुआत करनी पड़ेगी। सबा, हम जानते हैं कि शादी तुमने किसी दबाव में या फिर किसी मजबूरी के कारण की। सबा अचानक अपनी खामोशी तोड़ देती है। नहीं रजनीश, न तो मैंने ये शादी किसी दबाव में की है और न ही किसी मजबूरी में। मेरा मंजुल से शादी करना पूरी तरह से मेरा डिसीजन था। ये कौन है हमारे सामने? ये हमारी सबा नहीं हो सकती।
इतनी देर के बाद बोली है, वो भी इतना कड़वा। तुमने शादी करने के पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? वो क्या था हमारे बीच? सबा के माथे पे कुछ परेशान लकीरें उभर रही हैं, उसकी आंखें डबडबा रही हैं। तुम्हारे आंसू हमारे सवाल का जवाब नहीं है सबा। इससे पहले कि तुम्हारी खामोशी खुद जवाब बन जाए, बताओ क्या हमारा इतना भी हक नहीं था तुम पे? सबा ने पलकों के घेरों में कहीं आंसुओं को छुपा लिया है। वो हमारा लड़कपन था रजनीश, उस वक्त को गुजरे एक अरसा हो चुका है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं और उन बातों को फिर से याद नहीं करना चाहती। बस इतना समझ लो कि शायद वक्त और हालात को कुछ और ही मंजूर था। आज हमें पहली बार महसूस हो रहा था जैसे जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया था। तुम कितना ही छुपाना चाहो, लेकिन आज हम सारे सवाल पूछ के रहेंगे। एक बात बताओ सबा, तुमने मंजुल से शादी की है या ओबरॉय से? आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि कैसे रजनीश अपनी पुरानी प्रेमिका सबा से एयरपोर्ट पे मिलता है और उसके साथ उसका पति और इन दोनों का पुराना क्लासमेट मंजुल भी है। मंजुल ने रजनीश को डिनर पे घर बुलाया है और वहां पे अकेले होते ही रजनीश सबा से पूछता है कि उसने उसको क्यों छोड़ दिया, और सबा बताती है कि उसने मंजुल से शादी अपनी मर्जी से की थी। अब आगे हमने अपनी जिंदगी के बारे में जैसा जैसा सोचा था, हमारी जिंदगी में वैसा वैसा कतई नहीं हुआ। आज तक हमको अपने प्यार पे यकीन था, अब खुद पे भी नहीं रहा। यह खामोशी हमें खल रही है। चुप क्यों हो सबा? जवाब क्यों नहीं देती कि तुमने मंजुल से शादी की या ओबरॉय से? वक्त ने तुम्हारी उम्र को बढ़ा दिया रजनीश, लेकिन समझ अभी भी उसी लड़के के जैसी है जो मुझको कॉलेज में मिला था। मैंने पूरे 5 साल तुमको बदलने की कोशिश की रजनीश, तुम्हें जिम्मेदार बनाने की कोशिश की, मगर तुम हमारे रिश्ते को लेके कभी सीरियस हुए ही नहीं। एक तरफ मैं तुमको नौकरी ढूंढने के लिए मना रही थी, दूसरी तरफ पापा को हमारे रिश्ते के लिए, मगर न तुम माने न पापा। मेरी जिंदगी का फैसला या तो तुम कर रहे थे या पापा। मेरी स्कॉलरशिप मंजूर होते ही मैंने तुम दोनों से दूर होने का फैसला कर लिया था। अपने जाने से पहले मैंने तुमको फोन करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन आदतन तुम्हारा फोन बंद था। अब हमसे रहा नहीं जाता। क्या वो भ्रम था जिसमें हम इतने साल से जी रहे थे? सबा इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? सबा, तुमने इतने सालों में एक बार भी हमको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मैं एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी रजनीश, मेरे लिए पिछली बातों को भूल जाना ही बेहतर था। एक ख्वाब धीरे धीरे टूट रहा है। सबा के हर जवाब के साथ तकलीफ बढ़ रही है, मगर आज हम दिल में कोई बात नहीं रखना चाहते। कम से कम तुम हमको अपनी शादी के बारे में तो बता सकती थी। हमारा सवाल सुन के सबा बिल्कुल शांत हो गई है। उसके चेहरे पे कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिल में ये बात भी आई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि जो जख्म भर रहे हैं उनको दोबारा छेड़ा जाए। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी है। मेरे पास सवाल भी नहीं है पूछने के लिए। सबा ने मेरे हर भ्रम को तोड़ दिया है। तुम अपनी जगह सही थी सबा, हम अपनी जगह ठीक थे। अब तो कोई गुनहगार भी नहीं बचा जिसको कोस सकें। सबा के चेहरे पे हल्की सी शिकन उभरी है। कभी कभी गुनहगार सिर्फ वक्त और हालात होते हैं। गलती किसकी थी इसका फैसला तुम खुद कर लेना, लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहती हूं। पुरानी बातों को भूल के तुम एक नई जिंदगी शुरू करो। मैं भगवान से तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। तभी दरवाजे पे आहट हुई और मंजुल वापस आ गया। आइस क्यूब्स लेके नहीं आया, शायद जानबूझ के बाहर गया था। मंजुल और सबा कितने सुलझे हुए लग रहे हैं दोनों। एक हम हैं जो अब भी उलझे हुए हैं। खुशियों को फ्यूचर के गुल्लक में रख के हम अतीत में जीते रहे, वो अतीत जो कभी हमारा था ही नहीं। एक बार फिर सबा ने खुद को समझदार साबित कर दिया। रात घनी हो चुकी है, देख रहे हैं कि सारी बत्तियां बंद हो चुकी हैं, फिर भी दूर एक रोशनी रास्ते का पता दे रही है। अंधेरे रास्तों में उम्मीद की एक रोशनी ही राह दिखाने के लिए काफी होती है। सुनसान रात के बाहर के अकेलेपन ने हमारे अंदर के अकेलेपन को और गहरा कर दिया है। बहुत देर से माँ को फोन लगा रहे हैं, लेकिन वो उठा नहीं रही। हेलो हेलो माँ, हाँ मैं ठीक हूँ।
शादी करने के लिए तैयार हूं मां। आप लड़की ढूंढना शुरू कर दीजिए। आज ऐसा लग रहा है जैसे हम समय के तेज बहाव से जुड़ गए हैं, जैसे चट्टानों में फंसी किसी नाव को तूफानी लहरों ने आजाद कर दिया हो। एक तूफान से निकलकर हम दूसरे तूफान में फंस गए हैं। अब तुमसे या मंजुल से कोई शिकायत नहीं रही। मन साफ हो गया है। शायद हम दोनों का साथ वहीं तक ही मुमकिन था। शायद हमारा रिश्ता जिंदगी के लंबे रास्तों में एक पड़ाव भर था। शायद एक दूसरे से दूर हो जाना हम दोनों के लिए अच्छा था। शायद तुम मेरे लिए बनी ही नहीं थी। शायद तुमने ठीक किया। बस इतनी सी थी ये कहानी।